हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस 8 को। आज के वीडियो में हम लोग फिर से लेके आए हैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास का टॉप लघु और दीर्घ प्रश्न को, और ये उसी का दूसरा वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले भी हम लोग एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं जहां पर हम लोग 1 से लेकर के 14 प्रश्न तक कंप्लीट किए थे। ठीक है, आज हम लोग 15 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। और आप सबको बता दें, अगर जैसे आप लोग डिमांड भी कर रहे थे कि सर हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव का तैयारी है वो बहुत ही लाजवाब है, लेकिन आप कुछ ऐसा सब्जेक्टिव भी करवाइए जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट और हूबहू आपके एग्जाम में पूछे जाते हो। तो हम लोग जो है एक सीरीज शुरू किए थे टॉप लघु और दीर्घ प्रश्न का, और जहां पर आपको हम बताए थे कि आपको जो है टोटल 1 से लेकर के कम से कम 100 प्रश्न को करवाएंगे। और ये सभी प्रश्न को अगर आप देख लेते हैं तो सब्जेक्टिव में जो है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जी हाँ, अगर आप सभी प्रश्नों को देख लेते हैं तो ठीक है। तो ये उसी का जो है आपका ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोग एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जो नहीं देखे होंगे इनके बाद उनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला वीडियो में जो है हम लोग 14 प्रश्न तक कंप्लीट किए थे। आज जो है हम लोग 15 नंबर से शुरू करेंगे। और फिर से आपको बता देते हैं, ये सभी जो प्रश्न है खास करके सब्जेक्टिव प्रश्न, ये चुनिंदा प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए चुना गया है, अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो 100% आपके एग्जाम में अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आसानी से आंसर को वहां पर दे देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट 2 है आपका, जिसमें से 15 नंबर का क्वेश्चन है, जैन धर्म के श्वेतांबर तथा दिगंबर में क्या अंतर है। आपको ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी यहां पर बनता है, पूछा भी जाता है कि बताइए श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे है। तो श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो है जैन धर्म से। बाकी महायान, हीनयान, त्रिपिटक, सुत्त पिटक, स्तूप, ये सभी का संबंध है बौद्ध धर्म से। ठीक है, लेकिन यहां पर पूछा क्या जा रहा है कि जैन धर्म के अंदर जो दो संप्रदाय है, एक संप्रदाय का नाम है श्वेतांबर, एक संप्रदाय का नाम है दिगंबर, इन दोनों में अंतर क्या है। तो बेसिकली दो ही अंतर है। देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर जो है दोनों जैन धर्म को मानता है ना, लेकिन श्वेतांबर वाले थोड़ा सा कम मानता है, दिगंबर वाले थोड़ा ज्यादा, या फिर कह सकेंगे कि दिगंबर वाला थोड़ा कट्टर है और श्वेतांबर वाला कट्टर नहीं है। या फिर अगर ऐसे नहीं तो फिर थोड़ा ऐसे कहेंगे कि दिगंबर वाला जो है वो ज्यादा बहुत ज्यादा मानता है अपने धर्म को, लेकिन श्वेतांबर उतना नहीं मानता। इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। फिलहाल आंसर को देखिए मौर्य काल में जैन धर्म के 2 संप्रदाय बन गए, यानी कि मौर्य काल में जो है जैन धर्म के टोटल 2 संप्रदाय बन गए। एक का नाम रहा श्वेतांबर, एक का नाम रहा दिगंबर। ठीक है, इन संप्रदायों के मौलिक सिद्धांतों में कोई विशेष अंतर नहीं था, यानी कि कोई खास अंतर जो है इन दोनों धर्म में या फिर इन दोनों संप्रदाय में नहीं है। दोनों ही समान रूप से जैन धर्म के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं, यानी कि दोनों ही जो भी जैन धर्म में पूजा करने का तरीका बताया, जो भी चलने का तरीका बताया, जैसे भी बताया है, ये दोनों लोग मानते हैं, यानी कि श्वेतांबर संप्रदाय भी मानते हैं और दिगंबर संप्रदाय भी मानते हैं। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत अंतर है, यानी कि श्वेतांबर संप्रदाय जो है वो सरल तथा साधारण नियमों के पालन पर विशेष बल देता है। पालन लिखा हुआ है आपका, ठीक है, पालन। तो ये जो श्वेतांबर संप्रदाय है, ये जो साधारण छोटा छोटा नियम है उन पर ये ज्यादा ध्यान देता है। ठीक है, लेकिन जो दिगंबर वाला है वो कठोरता है और अनुशासन पर अपना विश्वास रखता है, यानी कि वो धर्म को बहुत ज्यादा मानता है कि यही सब कुछ है। लेकिन श्वेतांबर वाला उतना नहीं मानता है, ये अपना जिंदगी में भी चलता है। तो कह सकते हैं हम लोग कि जो दिगंबर वाला है वो थोड़ा कट्टर है श्वेतांबर के कंपेरिजन में, श्वेतांबर की तुलना में, है ना। इस तरीके से हम लोग आंसर दे सकते हैं अपने शब्दों में। ठीक है, तो कठोरता एवं अनुशासन पर अपना विश्वास रखता है श्वेतांबर संप्रदाय, जबकि दिगंबर जो है वो जैनी नग्न रहते हैं, सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हैं। और दिगंबर वाले बहुत कठोर होते हैं, वो सन्यासी वगैरह तुरंत बन जाते हैं। ठीक है, तो श्वेतांबर मतलब बिल्कुल हल्का फुल्का, ज्यादा वो लोग कठोर नहीं है, एकदम सरल जीवन बिताता है, ज्यादा जैन धर्म को उतना नहीं मानता है जितना दिगंबर वाला मानता है। ये दोनों अंतर है इन दोनों में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सिर्फ सुनिएगा तो आपको यहां पर कुछ ना कुछ जरूर याद हो जाएगा। थोड़ी सी मेरी थोड़ा सा जो है मेरा गला खराब है, तो प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को पढ़ाने का, बस आप लोग भी ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, चैटिंग वगैरह मत कीजिए। ठीक है, और स्क्रीनशॉट आप लोग लेके जाइएगा, जो पीडीएफ नहीं लिए हैं तो, बाकी जो लिए हैं उनको मिल गया होगा। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के सिंचाई व्यवस्था पर प्रकाश डाली। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छी थी, है ना, यानी कि वहां पर जो है खेती बाड़ी कैसी होती थी, सिंचाई उसमें कैसी होती थी, पानी वगैरह वहां पर कैसे लिया जाता था, है ना, किस तरीके से होता था, उसी को बताना है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो सिंचाई व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही उत्तम था। ये जो सभ्यता है वो आपका सिंधु नदी के किनारे था। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे है, अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे देखिए, अगर आपको पूछा जाए कि हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा शहर जो है वो आपका रावी नदी के किनारे है। लेकिन अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे है ना। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सिंचाई व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छा था। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ लोग नदी से नहरों का निर्माण करके सिंचाई करते थे, यानी कि नदी से वो लोग नहर बनाते थे, फिर उनके बाद सिंचाई करते थे।
कुआं एवं तालाबों के द्वारा भी सिंचाई के प्रमाण मिले हैं, यानी कि हम लोगों को वो लोग जो है तालाबों के द्वारा कुआं के द्वारा भी सिंचाई करते थे, ऐसा हम लोगों को प्रूफ मिला है। इस प्रकार हमें कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो सिंचाई व्यवस्था है वो बहुत ही उत्तम है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, फटाफट हम लोग कवर करते हुए जाएंगे। कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या जानते हैं? ये प्रश्न वैसे हम आपको पहले भी करवा चुके हैं। ये जो कार्बन 14 विधि है वो बेसिकली उम्र को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि कोई जैसे 1000 साल किसी चीज का हो गया तो उसका उम्र बताने के लिए हम लोग कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। जैसे कार्बन का टोटल 3 अपर रूप होता है, एक कार्बन 12, एक कार्बन 13, एक कार्बन 14। आप लोग पढ़े होंगे 10th में, थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ सकते हैं ना। तो कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, तिथि निर्धारण की जो वैज्ञानिक विधि है उसी को हम लोग कार्बन 14 विधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी कि अगर कोई डेट वगैरह निकाले तो जो वैज्ञानिक तरीका है, जो वैज्ञानिक विधि है, अगर इससे कोई निकाले तो इसी को बोलेंगे कार्बन 14 विधि। इस विधि की खोज जो है कौन किया था? तो अमेरिका का प्रयास रसायन शास्त्री जिनका नाम था BF लिम्बी। क्या नाम है? BF लिम्बी। इन्हीं के द्वारा जो है इस कार्बन 14 विधि का खोज हुआ था, सन 1946 ईस्वी में किया गया था, है ना। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला कार्बन 14 विधि क्या है? तो ये वैज्ञानिक विधि से तिथि निर्धारण के लिए बताता है, यानी कि अगर तिथि वगैरह डेट वगैरह पता करना है, दिनांक पता करना है, तो वैज्ञानिक विधि को कहते हैं कार्बन 14 विधि। और इस विधि का खोज किया था अमेरिका का एक बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही फेमस रसायन शास्त्री जिनका नाम था BF लिंगी। और कब किया था? 1946 में। ठीक, इस विधि के अनुसार क्या होता है कि कोई भी जीवित वस्तु में कार्बन जो है वो 12 होता है, कोई भी जीवित वस्तु में, और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। कहने का मतलब है अगर हम जिंदा हैं तो मेरे अंदर कार्बन 12 और कार्बन 14 ये दोनों की मात्रा जो है वो बराबर है। लेकिन जब हम लोग मृत्यु हो जाएंगे, जब मर जाएंगे या फिर अथवा विनाश हो जाएंगे, तो इसकी अवस्था में जो 12 है, कार्बन 12 आपका C12 है, वो क्या रहता है? स्थिर रहता है। लेकिन जो कार्बन 14 है वो निरंतर कम होने लगता है। समझ गए? यानी कि हम लोगों के अंदर कार्बन 12 कार्बन 14 दोनों है अगर हम लोग जीवित है तो। लेकिन अगर हम लोग मर गए, एग्जाम्पल के लिए निधन हो गया, तो कार्बन 12 जो है वो आपका स्थिर रह जाता है, लेकिन कार्बन 14 जो है वो खत्म होने लगता है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीनतम होता है। अब बताइए, जब कार्बन 14 धीरे धीरे कम होने लगेगा तो इसका मात्रा क्या होगा? कम होते जाएगा, मरने के बाद कम होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। तो जितना कम होगा उतना उम्र, जितना कम नहीं होगा उतना कम उम्र। समझ गए? तो यही है कार्बन 14 विधि। अच्छे से आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। जो भी प्लीज ये PDF नहीं लिए हैं तो, क्योंकि आप लोग को दे दिए हैं, नहीं लिए हैं कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेके चलेंगे, तब आप एक दो बार पढ़ लीजिएगा, मेरे बाद आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पुरातत्व से क्या समझते हैं? पुरातत्व का मतलब वही खनन करना। खनन से जो हम लोगों को प्राप्त चलता है, जो पदार्थ हम लोगों को मिलता है ना। देखिए, खनन के द्वारा पृथ्वी के गर्भ से, यानी कि जमीन के अंदर से जो पदार्थ निकलता है उसी को हम लोग पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खोदना, है ना। तो खनन मतलब वही खोदना। तो आपको समझ में आ गया पुरातत्व किसे कहते हैं? तो जो हम लोगों को पदार्थ निकलता है जमीन के अंदर से उसी को पुरातत्व कहते हैं। और पुरातत्व को संस्कृत भाषा है, इसका मतलब रियली में क्या होता है? खोदना होता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालें, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सड़क कैसा था? तो आपको अपने शब्दों में भी आंसर दे सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क है वो पक्की सड़क था, सड़क पे दोनों तरफ नाला बना हुआ था, सड़क जो है बहुत साफ सुथरा रहता था, पक्की ईंटों का बना हुआ था। इस तरीके से दो चार लाइन आप लिखेंगे, आपको नंबर 100% मिल जाएगा। ठीक है, खास करके लघु उत्तरीय प्रश्न में। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सड़क व्यवस्था बहुत ही उत्तम था, बहुत ही अच्छा था। यहाँ की सड़कें पक्की ईंटों से बनी हुई थी। सड़क के दोनों किनारे नाले बने हुए थे। जब भी कभी बारिश होती थी, नाले के द्वारा पानी शहर से बाहर निकल जाता था, है ना। यानी कि यहाँ का जो व्यवस्था है, सड़क व्यवस्था बहुत अच्छा था, आज के जैसा नहीं। पक्की ईंटों से बना हुआ था उस वक्त में, आज से कई हजार साल पहले। और दोनों सड़क के दोनों ओर नाले बना हुआ था। यहाँ पर तो एक तरफ भी नहीं होता है ना। जब कभी भी अगर बारिश होती थी तो जो सड़क है इस प्रकार उनको बनाया जाता था कि उनका सारा पानी जो है वो नाला में चला जाता था। और वो नाले की वजह से जो है क्या होता था कि छोटी छोटी मतलब कि नाले होते थे, नाले से वो नदी में पानी तुरंत चला जाता था और सड़क फिर साफ हो जाता था, है ना। तो पानी जो है शहर से बाहर निकल जाता था नाले के द्वारा। सड़क के दोनों किनारे चबूतरे बने हुए थे, बड़ी चबूतरे बने हुए थे जहां पर लोग बैठ भी सकते थे। बड़ी सड़कों से कई छोटी छोटी सड़कों का निर्माण किया गया था और एक सड़क दूसरे सड़क को समकोण पर काटती थी। कहने का मतलब है कि 90 डिग्री, जैसे मान लेते ये आपका मेन रोड है, ठीक है। अब ये छोटा छोटा सड़क जो है यहाँ पर इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। ये कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये किधर सड़क है तो ये कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। आप लोग पढ़े होंगे ना, समकोण कितना डिग्री का होता है? समकोण जो है वो आपका 90 डिग्री का होता है ना। समकोण जो है वो आपका कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो वहां का जो सड़क है वो समकोण पर काटता था, यानी कि 90 डिग्री में कोई भी सड़क एक दूसरे को काटता था, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो सड़क व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही खतरनाक था और बिल्कुल विकसित सभ्यता इसीलिए उसको कहा जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। कनिष्क के उपलब्धियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, यानी कि कनिष्क का क्या क्या वहां पर उपलब्धि है इनके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है, यानी कि एक आपको टिप्पणी लिखना है।
तो जितना जल्दी हो सके हम लोग फटाफट करते हैं। आप लोग वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा डियर, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं आपके लिए बहुत ज्यादा सब कुछ तैयार वगैरह करते हैं, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एक बार सब्सक्राइब करना, और वीडियो को इस तरह का वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके लिए हम ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए, है ना, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है व्यू जो है वो ऑब्जेक्टिव के मुकाबले कम आता है। तो आप लोग अगर शेयर करेंगे तो हम लोग को भी मोटिवेट मिलेगा और हम लोग ज्यादा आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो जाएगी, लेकिन सब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एक गलती हो जाएगा तो एक नंबर खत्म, लेकिन सब्जेक्टिव में वैसा नहीं है, कुछ ना कुछ आपको नंबर मिल जाएगा, जो कि मैं बार बार आपको बोलता हूं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कनिष्क का कुछ उपलब्धि, क्या क्या आखिर वो उपलब्धि है, उनको क्या क्या उपलब्धि प्राप्त है, उन पर एक थोड़ा सा नोट लिखते हैं। देखिए, कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक था। जैसे कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था, जैसे अकबर मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक था, वैसे ही कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक था, जो कि 78 ईस्वी में सम्राट बना था। ध्यान रखिएगा, कनिष्क जो है वो कब सम्राट बना था? 78 ईस्वी में। ठीक है, 101 ईस्वी तक शासन किया था, यानी कि 78 ईस्वी में वो सम्राट बना, राजा बना, और 101 साल तक उन्होंने शासन किया था। कनिष्क के सम्राट बनने की तिथि से ही उपलब्धियों का दौर शुरू हुआ था, यानी कि कनिष्क जब से सम्राट बने थे उसी समय से जो है ये तरक्की करते जा रहा था। ठीक है, शक संवत की शुरुआत उसके गद्दी पर बैठने की तिथि 78 से ही मानी जाती है। कनिष्क भारत का पहला शासक था जिसने चीन पर आक्रमण करके उसके आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र सिल्क रूट पर कब्जा किया था, यानी कि कनिष्क का पहला शासक था जो कि उस वक्त में चीन पर आक्रमण किया था और उसका जो जगह है सिल्क रूट, उस पर जाके कब्जा कर लिया था। कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी था, याद रखिएगा आप लोग। जैसे अशोक वो भी व्यक्तिगत जाति उनका बौद्ध धर्म था, है ना, तो वैसे जो कनिष्क है वो भी बौद्ध धर्म का ही फॉलोअर था। ठीक, उसने अशोक की तरह ही एशिया एवं बिहार में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, यानी कि ये भी जो है कनिष्क भी जो है अशोक की तरह ही एशिया में भी और बिहार में भी चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। सम्राट कनिष्क अपने समय के विद्वानों, कलाकारों और चिकित्सकों को अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया, यानी कि उसके जो दरबार थे जहां पर उनका मीटिंग वगैरह लगता था, तो वहां पर जो भी विद्वान थे, जो भी कलाकार थे, जो भी डॉक्टर थे, उन सभी का संरक्षण कौन किया? तो सम्राट कनिष्क ने खुद किया। ठीक है, तो ये है कनिष्क का कुछ उपलब्धि, जैसे कि आप लोगों ने देखा। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निपीटक के बारे में आप क्या जानते हैं? निपीटक के बारे में आप क्या जानते हैं? ये निपीटक नहीं, आपका त्रिपीटक होगा। ठीक है, मैं भी तो कहता हूँ ये आपका क्या लिखा हुआ? त्रिपीटक। देख लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक है, जो पीडीएफ मिल गया वो लोग सुधार कर लीजिएगा, सब जाकर के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, त्रिपीटक के बारे में क्या जानते हैं? तो आप तो ये पता ही है ना, त्रिपीटक, सुत्त पीटक, ये सभी का संबंध किससे है? ये सभी का संबंध बौद्ध धर्म से। ठीक है, अब देखिए, बुद्ध की मृत्यु के बाद यानी कि पश्चात उनके जो फॉलोअर है, उनके जो अनुयायी है, उन्होंने उनकी शिक्षाओं का संकलन 3 पीटकों में किया। एक है सुत्त पीटक, एक है विनय पीटक और एक है अभिधम्म पीटक, और इन्हें ही संयुक्त रूप से त्रिपीटक कहा जाता है, यानी कि एक सुत्त पीटक को, विनय पीटक को, अभिधम्म पीटक को, इन तीनों को जब मिलाते हैं, संयुक्त करते हैं, तो इसी को बोला जाता है त्रिपीटक। एक पीटक, 2 पीटक, 3 पीटक, इसी को क्या बोलेंगे? त्रिपीटक। तो समझ में आ गया, यानी कि बुद्ध की जब मृत्यु हो गई तो उनके बाद जो भी उनका फॉलोअर था, उन्होंने क्या किया? बुद्ध के द्वारा जो भी शिक्षा दिया गया था, जो भी उपदेश दिया गया था, उसको एक जगह जमा किया। टोटल 3 पीटक में जमा हुआ, एक सुत्त पीटक में भी जमा हुआ, एक विनय पीटक में, एक अभिधम्म पीटक में, और तीनों को जमा करके ही रखा गया उनका शिक्षा को, और इसी को तीनों को हम लोग एक बार में बोलेंगे त्रिपीटक। समझ में आ गया त्रिपीटक के बारे में। अगला देखते हैं, स्तूप चैत्य विहार से आप क्या समझते हैं? स्तूप चैत्य विहार से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बात को सुनिए। देखिए, स्तूप का अर्थ है टीला या ढेर। मैं आपको पहले भी, जैसे चावल का ढेर हो गया, चावल अगर हम लोग एक जगह जमा करेंगे तो इस प्रकार का ढेरी लगेगा, अगर धान को हम लोग जमा करेंगे तो इस प्रकार का ढेरी लगेगा, गेहूं को जमा करेंगे तो इस प्रकार का ढेरी लगेगा, है ना। तो स्तूप का मतलब क्या होता है? टीला या फिर ढेर, है ना। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था, उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। सामान्यतः इन्हीं को स्तूप कहते हैं। और आपको पूछा भी जाता है कि स्तूप का संबंध किससे है? तो स्तूप का भी संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है। जैसे यहाँ भी हमने देखा ना कि जो है आपका जैसे महायान और हीनयान, इसका संबंध तो बिल्कुल बौद्ध धर्म से है ही है ना। लेकिन पूछा जाएगा सुत्त पीटक, इनका भी बौद्ध धर्म से, विनय पीटक, इनका भी बौद्ध धर्म से, अभिधम्म पीटक, इसका भी बौद्ध धर्म से, और तीनों को मिला के बोलते हैं त्रिपीटक, इसका भी, क्योंकि ये तीनों अगर बौद्ध धर्म से होगा तो त्रिपीटक तो बौद्ध धर्म से संबंध रखेगा ही। फिर आगे हम लोग स्तूप के बारे में भी ऑब्जेक्टिव में पढ़े हैं कि स्तूप का संबंध किससे? तो ये भी बौद्ध धर्म से। और स्तूप है क्या? तो देख लीजिए, महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था, और उन पर जो समाधियों का निर्माण किया गया था, इन्हीं को हम लोग स्तूप कहते हैं। यानी कि उन पर जो समाधि बनाया गया था, उसका जो हड्डी था, उनको 8 भाग में बांटा, फिर उन पर जो समाधि बनाया गया था, उन्हीं को हम लोग कहते हैं स्तूप चैत्य विहार। समझ गए?
अगला देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि आप सबको पता है अशोक जो है वो कलिंग का युद्ध में जीत गए थे, ये बात तो बिल्कुल पता है ना। अब बताइए उस पर प्रभाव क्या पड़ा अशोक के जीतने के बाद या फिर उसी वक्त में। देखिए, कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक का जीवन जो है बिल्कुल बदल गया, यानी कि अशोक का जो जीवन है वो जीतने के बाद पूरे तरीके से उनका जीवन जिंदगी में बदलाव हो गई। उसके जीवन में आए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन, यानी कि उनके जीवन में कुछ जो बदलाव आए थे वो निम्नलिखित है। सबसे पहला परिवर्तन, कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष करने का निश्चय किया। यानी कि जब वो देखा कि भाई खून खराबा जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उन्होंने जो है इस यानी कि हिंसा को बंद कर दिया, नहीं कोई भी खून खराबा नहीं करेगा, ये जो युद्ध कोष है उनको खत्म कर दो और धर्म कोष यानी कि प्यार से बात करो, प्यार से समझाओ। इस चीज को किया तो पहला प्रभाव तो यही पड़ा। दूसरा, इस युद्ध के बाद अशोक जो है वो अहिंसा का पुजारी बन गया, यानी कि क्योंकि खून खराबा जब वो देखा तो उनको डर लग गया, अजीब जैसा लगा, अरे ये क्या हो रहा है, हम तो मानव का पूरा इंसानियत का ही कत्ल कर रहे हैं। तो फिर वो क्या किया, इनको बंद कर दिया और धर्म घोष कर दिया। यानी कि एक तरीके से कहेंगे कि अधर्म और अधर्म, अधर्म का मतलब क्या होता है कि कोई ऊंच नीच सही गलत कुछ नहीं देखता है, और धर्म का मतलब सही सही चीज को देखता है। तो ये जो है युद्ध घोष के स्थान पर वो धर्म कोष को लेके आ गया कि भाई नहीं, हम लोग बातचीत से मामला को सुलझाएंगे। दूसरा, इस युद्ध में अशोक जो है वो अहिंसा का पुजारी बन गया। अहिंसा मतलब वही, मतलब कि हिंसा मतलब वही खून खराबा, अहिंसा मतलब उसका उल्टा, ठीक है। तो ये जो है अहिंसा का पुजारी बन गया, गांधी जी की तरह। गांधी जी तो बाद में बने थे, ये बहुत पहले थे। युद्ध के साथ साथ उसने मांस खाना तथा शिकार खेलना भी बंद कर दिया, है ना। जो मांस वगैरह खाते थे वो भी बंद कर दिए, साथ में शिकार खेलना ये भी बंद कर दिए। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, उसी वक्त में उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, क्योंकि बौद्ध धर्म में इस बात को कहा गया है कि जो हिंसा वगैरह है ये नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह ये अपना धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म में आ गया। इस राजधर्म घोषित करके इसके प्रचार कार्य में जुट गया, और बौद्ध धर्म आते ही आते वो जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करने भी लग गया। बहुत जगह प्रचार किया, बहुत ही ज्यादा पूरी दुनिया में फैलाया, लेकिन वो इंग्लैंड कभी नहीं पहुंच पाया, है ना। मतलब इंग्लैंड वो अपना धर्म का प्रचार नहीं कर पाया, इसलिए प्रश्न भी पूछता है कि अशोक जो है अपना धर्म को कहाँ नहीं फैला पाया था, तो इंग्लैंड में, ठीक है। अशोक प्रजा पालक बन गया और जनहित संबंधी अनेक कार्य किए, और वो जो है प्रजा का मतलब कि बन गया, यानी कि एक तरीके से कह सकेंगे कि वो अहिंसा का मतलब कि पुजारी बन गया और लोगों को सही बात समझाने लगा, अशोक का धर्म शुरू किया वगैरह वगैरह। वो अच्छे अच्छे काम फिर करने लगे, ठीक है। तो ये निम्नलिखित प्रभाव हुए अशोक के युद्ध में, ये कलिंग के युद्ध में अशोक पर ये निम्नलिखित प्रभाव पड़ा, ठीक है। जो भी पीडीएफ नहीं लिए हैं उनको बता देते हैं, प्लीज आप लोग जल्द से जल्द पीडीएफ ले लीजिएगा। सभी तरह का पीडीएफ जो है आपको इस नंबर पे मिल जाएगा 7667532320, ठीक है। 7667532320, सिर्फ और सिर्फ 249 रुपये में। आपको भी 249 रुपये नहीं देखना है, ये रुपया आपके पास कितना बार आएगा और कितना बार जाएगा, लेकिन इतने कम प्राइस में आपको सभी सब्जेक्ट का, यानी कि ऑल सब्जेक्ट जितना भी आपका सब्जेक्ट है 5 या 6 सभी सब्जेक्ट का हम लोग पीडीएफ आपको दे रहे हैं। ये जितना भी आपको पढ़ा रहे हैं, जितना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश का सजेशन वगैरह है, सारा चीज दे रहे हैं। और आपको गारंटी देते हैं जितना भी क्वेश्चन पूछेगा, जो हम पढ़ाएंगे उसी से ही पूछेगा। बस अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो जितना चीज हम देते हैं। तो जो नहीं लिए फटाफट आप इस नंबर पे 249 रुपया पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजिए, अपना सभी सब्जेक्ट का नाम लिखिए और सारा पीडीएफ को लीजिए, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों को समझाइए। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या क्या उपलब्धि है, इनको अब बताना है। देखिए, चंद्रगुप्त जो है वो विक्रमादित्य गुप्त वंश का एक महान शासक था, ठीक है ना। इनका शासनकाल कब से कब तक था, 375 ईस्वी से 412 ईस्वी तक, ठीक है ना। यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है गुप्त वंश का एक बहुत महान शासक था, और इनका शासनकाल 375 से 412 ईस्वी तक था। वो उसका उपलब्धि को देख रहे हैं। देखिए, इन्होंने राजकुमारी कुब्रेगासे से विवाह किया, कुब्रेगासे दी वहां से ये जो है विवाह किया था, ठीक है। विवाह लिखा हुआ है आपका, यानी कि ये राजकुमारी से विवाह किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और इसको फिर विक्रम उपाधि की मतलब कि उपाधि इनको मिली, ठीक। इन्होंने ही गुप्त संवत चलाया था। इनके शासनकाल में 9 रत्न रहते थे। इनके शासनकाल में ही चीनी यात्री फायान भारत आया था। पूछा भी आता है चीनी यात्री जो फायान है वो भारत किसके शासनकाल में आया था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री जिनका नाम फायान था वो आया था। इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन हो जाता है। तो 3-4 पॉइंट बताना है। सबसे पहला कि वो एक महान शासक था, उनका शासन 375 से 412 तक चला था। ये राजकुमारी कुब्रेगा से शादी किए थे, ठीक। उनके बाद विक्रमादित्य की उपाधि उनको धारण मतलब उनको मिला। फिर उन्होंने जो है एक संवत को भी चलाया, ठीक। इसके शासनकाल में 9 रत्न भी रहते थे और चीनी यात्री फायान भी जो है भारत आए थे इसी के शासनकाल में। समझ में आ गया आप लोग को। अब अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुदर्शन झील पर एक टिप्पणी लिखा। सुदर्शन झील क्या है, इस पर आपको एक टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है। देखते हैं। देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया था। यह झील गुजरात के गिरनार नामक स्थान पर स्थित है।
या झील का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि सिंचाई के लिए पानी इकट्ठा किया जा सके। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि जब यह झील टूट गया था तो इस स्कंदगुप्त नामक एक शासक ने इसकी मरम्मत करवाई थी। तो सुदर्शन झील के बारे में तो समझ में आ गया। इनका निर्माण सबसे पहले कब किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। और यह झील कहां पर है? तो गुजरात के गिरनार नामक स्थान पर, ध्यान रखिएगा, गुजरात के गिरनार नामक स्थान पर यह स्थित है, ठीक है। और इसका निर्माण सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि सिंचाई के लिए इस झील से पानी की व्यवस्था हो जाए, इकट्ठा किया जा सके। और इससे हम लोगों को जूनागढ़ अभिलेख से पता भी चलता है कि ये झील टूट भी गया था, लेकिन जब स्कंदगुप्त का शासन आया था तो वो फिर जो है इनकी मरम्मत करवाई थी, इनकी झील को ठीक करवाया था, ठीक है। अब देखिए चाणक्य पर अपना एक टिप्पणी लिखिए। आपका क्या लिखा हुआ? चाणक्य, चाणक्य, ठीक है। तो चाणक्य पर एक टिप्पणी लिखे। एक टिप्पणी का मतलब वही शॉर्ट नोट्स लिख दीजिए उन पर, उसके बारे में बता दीजिए, उनके नाम, वो क्या क्या, उनके किताब का नाम, ये सारा चीज जब आप बता दीजिएगा तो 100% जो है आपको नंबर, वो जो एग्जामिनर वो ठोक करके नंबर देगा। मैं इस बात की आपको 100% गारंटी देता हूं, ठीक है। कुछ ना कुछ लेकिन लिखना है। लघु उत्तरीय प्रश्न में कम से कम आधा पेज आपको लिखना है, मैं बार बार आपको बोलता हूं। और एग्जाम में जब भी बैठेंगे तो सबसे पहले आपको दीर्घ प्रश्न को बनाना है, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। उनके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन को बनाना है, क्योंकि दीर्घ क्वेश्चन में आपको टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। तो दो पेज करके जब लिख दीजिएगा, चारों क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन बना दीजिएगा, उनका शॉर्ट क्वेश्चन को 2-2 लाइन करके, टाइम बचेगा तो 2-2 लाइन, मतलब नहीं बचेगा तो 2-2 लाइन, और टाइम बचेगा तो इसमें भी 3-4 लाइन करके लिखना है, तब नंबर देखिएगा बहुत ज्यादा नंबर आपका आएगा, है ना। देखिए वीडियो थोड़ा लंबी बन जाती है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, फिर भी बहुत कुछ बोल लेते हैं। फटाफट आंसर को देखते हैं। चाणक्य जो है वो तक्षशिला का निवासी था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, चाणक्य जो है वो कहां का निवासी था? तक्षशिला का, है ना। यह एक ब्राह्मण का पुत्र था। चाणक्य जो है एक ब्राह्मण का पुत्र था। अपने समय के यह बहुत बड़े विद्वान थे। चाणक्य जी बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की, है ना। चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किए थे और एक कौटिल्य ने भी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना आप लोग को, दोनों, कौटिल्य भी और चाणक्य भी। तो चाणक्य जो है तक्षशिला का निवासी था, वो ब्राह्मण था, कहने का मतलब, और वो अपने समय के बहुत बड़े विद्वान थे। जैसे अलगुरुनी अपने समय के बहुत बड़े विद्वान थे, वैसे ही चाणक्य भी थे, ठीक। चाणक्य बहुत ज्यादा थे। उनके बाद इन्होंने पुस्तक की रचना भी किया, अर्थशास्त्र नामक, और जिससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में पता चलता है। और यही अर्थशास्त्र ही हम लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में पता चलता है। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हराने में कामयाब हुआ था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो धनानंद को हराया था वो किसके वजह से? तो वो चाणक्य की वजह से, चाणक्य ने ही इसकी सहायता किया था। समझ में आ गया आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। अगला देखिएगा, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? तो फिर से वही प्रश्न आपका आ गया। अच्छा, दोबारा वो शायद प्रश्न टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रश्न अभी हमको करवा दिए कि कलिंग युद्ध पर अशोक का प्रभाव क्या पड़ा था। तो वही 2-3 पड़ा। सबसे पहले ये जो है हिंसा वगैरह छोड़ करके अहिंसा में विश्वास करने लगे, अहिंसा का पुजारी बन गया, है ना। अच्छा, एक देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपका थोड़ा आंसर थोड़ा अलग है, इसका आंसर अलग है। देखिए अगला वो प्रश्न क्या था उसको थोड़ा देखिए। तो ये प्रश्न क्या था आपका कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, और ये भी प्रश्न वही है लेकिन थोड़ा आंसर अलग है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पर देखिए, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, क्वेश्चन सेम है। कलिंग युद्ध का अशोक पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा, जिसको निम्नलिखित रूप से दिया गया है। जैसे कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कसम खाई कि आज के बाद मैं कभी भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। देखिए ये आंसर आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने कसम खाया कि आज के बाद वही अहिंसा का पुजारी बन गया, इसके हिंसा छोड़ दिया, है ना। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन किया था और वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था, जो हम अभी आपको बताए। अशोक कलिंग युद्ध के बाद इतना ज्यादा बदल गया कि इन्होंने पूरी उम्र लोगों की सेवा और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। समझ रहे, एक आदमी जो युद्ध करता था, जो राजा बना हुआ था, लेकिन इतना बदल गया कि सिर्फ लोगों की सेवा करने में लग गया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में लग गया पूरा। इस युद्ध के बाद अशोक अहिंसा का पुजारी बन गया, और इस युद्ध के बाद यानी कि कलिंग के युद्ध के बाद ही ये जो है पुजारी बन गए अहिंसा का, ठीक है ना। अगला देखते हैं, मौर्य वंश के राजाओं के जीवनी की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको पूछा जाता है कि मौर्य वंश का जो भी राजा है उनके जीवनी और उनका उपलब्धि, इन दोनों चीजों पर आपको बताना है। तो मौर्य वंश के कौन कौन से राजा थे? एक चंद्रगुप्त मौर्य, एक आपका था बिंदुसार, ठीक है, ऊपर चला गया, एक बिंदुसार, एक अशोक जो कि महान अशोक बोलते हैं हम लोग। तो ये तीनों राजा के बारे में हम लोग एक एक करके आपको बताएंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछेगा तो तीनों राजा के बारे में आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। मजा आ रहा तो वीडियो को लाइक कर देंगे डियर, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार आए तो। यहाँ पर आपको पूरी तरीके से तैयारी कराई जाती है जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग को रोज अपना कीमती वक्त जो है इसी अच्छे से गुजार करके 10 से 15 दिन है, हम लोग जी जान लगा के मेहनत करेंगे और अपना इस बार का जो रिजल्ट है वो धुआंधार एकदम लेके आएंगे, ठीक है ना। चलिए
मौर्य वंश के राजाओं के जीवनी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक। ध्यान रखिएगा 322 बीसी से 298 बीसी तक। ठीक है। मौर्य वंश की जो स्थापना है वो किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद की हत्या करके किया था। वही घनानंद यानी कि चाणक्य मदद किया था चंद्रगुप्त मौर्य का, और फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो घनानंद को मार दिया, उनका हत्या कर दिया, और फिर इन्होंने जो है नंद वंश के शासक को, नंद वंश को खत्म कर दिया और मौर्य वंश की स्थापना हुआ था। तो यहाँ पर भी आपका 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक था? 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। ठीक। उनके बाद दूसरा क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। एक सेकंड, मेरा गला थोड़ा सा खराब हो गया है, थोड़ा सा गला में कुछ प्रॉब्लम हो गया है ना, थोड़ा बोल बोल करके, बट थोड़ा सा आप लोग, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल इतना से इतना था। इसकी स्थापना, मौर्य वंश की जो स्थापना वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, और इन्होंने यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है नंद वंश के शासक जिनका नाम था घनानंद, उनका हत्या किया, और फिर नंद वंश खत्म हो गया, और फिर इन्होंने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हिलना ने लिया से विवाह किया। वो अच्छा उसका नाम है, यानी कि उनके सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जिनका नाम था हिल्ला, इनसे जो है ये शादी किया। ठीक है। और फिर इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना किया। इनको 500 हाथी उपहार में दिए गए थे। टोटल कितना? 500 हाथी इनको उपहार दिए गए थे। जैन धर्म के अनुयायी यानी कि ये जो थेल्यूकस का जो राजदूत था मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जिससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में पता चलता है। इनकी मृत्यु 298 बीसी में हो गए थे, यानी कि जब इनका शासन खत्म हुआ था, और इसके बाद से इन्होंने सरवन बेला नामक स्थान पर हो गए। इनकी मृत्यु सुलेखना के द्वारा हुआ था। सिंपली कहने का मतलब है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल सबसे पहले 322 से 298 तक था। मौर्य वंश की स्थापना है जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक। फिर उनके बाद नंद वंश के शासक जिनका नाम घनानंद था, उनको ये मार दिया था, हत्या कर दिया था उनका। फिर इन्होंने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जिनका नाम था हिल्ला, उनसे शादी किया, और वो यानी कि सेल्यूकस जो है इसको 500 हाथी दान में, दहेज में या फिर उपहार में दिए। ठीक। उनके बाद जो राजदूत था, सेल्यूकस का जो राजदूत था जिनका नाम था मेगास्थनीज, वो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। पूछा भी जाता है कि मेगास्थनीज जो है वो किसके शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। वही मेगास्थनीज जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया। आप लिख सकते हैं लाइन को बढ़ाने के लिए। देखिए इस लाइन का कोई जरूरत है, लेकिन यहाँ लिख दिए। क्यों लिख दिए? ताकि नंबर ज्यादा मिल जाए, ताकि क्वेश्चन आंसर थोड़ा बड़ा हो जाए। समझ गए? तो ऐसे ही आप अपने अनुसार आंसर दे सकते हैं, जिससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में पता चलता है। और उनके बाद उनकी 298 में मृत्यु हो गई, और फिर इनको सरवन बेला नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। फिर इनको खत्म, ये खत्म, इनकी शासन खत्म। ठीक। दूसरा है बिंदुसार। 298 तक चला चंद्रगुप्त मौर्य। उनके बाद फिर 298 से लेकर के सीधा 273 तक कब कौन चला? तो 298 से लेकर के 73 ईसा पूर्व तक जो है चला था बिंदुसार। तो ध्यान रखिएगा बिंदुसार का शासनकाल है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। इन्होंने 25 वर्ष तक शासन किया था। टोटल कितना? 25 वर्ष तक। ठीक है। इनको शत्रु विनाशक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? शत्रु विनाशक के नाम से भी बिंदुसार को जाना जाता है। इनके दरबार में यूनानी राजदूत डायमीटर आए थे। पुराणों में 16 राज्यों का विजेता कहा जाता है इसे, यानी कि जो पुराण है वहां पर इनको 16 राज्यों का विजेता कहा जाता है। किसको? बिंदुसार को। इनके शासन में 2 बार विद्रोह हुआ था। पहले मित्रों का दमन इसके बड़े पुत्र सुशील ने किया था। ठीक। दूसरे विद्रोह, पहले विद्रोह, ये आपका विद्रोह लिखा हुआ है। पहले इनके शासनकाल में टोटल कितना विद्रोह हुआ था? 2 विद्रोह। तो पहले विद्रोह का जो दमन है उनके बड़े बेटा जिनका नाम था सुशील, उसी ने किया था। दूसरे विद्रोह का जो दमन है वो अशोक ने किया था। इनकी मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुई थी। समझ गए? ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला विद्रोह जो है मतलब कि किसने मिटाया था? तो इसके पुत्र जिनका नाम सुशील था। और दूसरा विद्रोह का दमन अशोक किया था। और इनकी मृत्यु फिर कब हो गई? 273 में, और उसी समय इसका शासन खत्म हो गया। उनके बाद आया अशोक। अशोक को महान शासक कहा जाता है इसका, यानी कि मौर्य वंश का। ठीक है ना। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है ना। कैसे कैसे किया आपको समझ में आ रहा है कहानी? बिंदुसार के बारे में समझ आया। अब देखते हैं अशोक के बारे में। थोड़ा बहुत जो मिस्टेक है ना टाइपिंग में, तो वो इसलिए है क्योंकि आप लोगों के लिए अभी जल्दी जल्दी में सारा चीज तैयार कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा हो रहा है। बाकी क्योंकि आप लोग को चाहिए भी, टाइम भी नहीं है। बाकी हम आपको समझा देते हैं, जो भी गलत हम आपको बता देते हैं, और आप इसे करेक्ट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए अशोक का शासनकाल जो है वो 273 ईसा पूर्व से लेकर के 236 ईसा पूर्व तक था। 236 ईसा पूर्व तक, समझ रहे कितना साल तक शासन किया। यह बिंदुसार के पुत्र था। अशोक जो है वो बिंदुसार के पुत्र था। यहाँ कहा भी गया ना कि उनका पहला बेटा था जिनका नाम था सुशील, ये जो है पहला विद्रोह को खत्म किया। फिर जो उनका बेटा दूसरा था जिनका नाम था अशोक, ये जो है दूसरा विद्रोह को खत्म किया। बिंदुसार के समय में जो 2 विद्रोह था, तो उनकी मृत्यु के बाद अशोक बना राजा। फिर अशोक बिंदुसार के पुत्र था। कहा जाता है कि अशोक ने
99 भाई को मारकर राजा बना था। 99 सन, समझ रहे, 99 भाई को मार करके ये राजा बना था। ये मौर्य वंश का तीसरा राजा था अशोक। इन्होंने 261 ईसा पूर्व को कलिंग पर आक्रमण किया था। इन्होंने 261 ईसा पूर्व पर कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग के राजा कलिंग राज खारवेल की हत्या कर दी इन्होंने। कौन? अशोक ने। इन्होंने इस युद्ध में 1.5 लाख आदमी की हत्या कर दी, 1 लाख आदमी को बंदी बना लिया। इस युद्ध से अशोक का दिल पिघल गया एवं उन्होंने कसम खाई कि आज के बाद कभी भी किसी की हत्या नहीं करूंगा। 1.5 लाख आदमी को मारने के बाद इन्होंने ये कसम खाया था। यानी कि जब इतना आदमी को मारा तब ये सोचा तो भाई इनको घिन आ गया, इसको ये लगने लगा क्या कर रहे हैं हम तो इंसानियत का कत्ल करें, इंसानियत को मार रहे हैं। ठीक है, समझ रहे, 99 भाई को मार करके अपना खुद का भाई को 99 भाई को मार के राजा बना था, तीसरा राजा बना था। और लगभग कितना, जैसे मैंने बताया 1.5 लाख आदमी की हत्या कर दिया था, 1 लाख आदमी को बंदी बना लिया था। इस युद्ध से अशोक का दिल पिघल गया। उन्होंने कसम खाई कि आज के बाद कभी भी किसी हत्या नहीं करेंगे और उसी समय से वो बौद्ध धर्म को अपना लिया और फिर पूरा उम्र जो है अपनी प्रजा की सेवा और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। अशोक को महान के नाम से जाना जाता है। अशोक महान के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु 236 ईस्वी को हो गई थी। इनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था महेंद्र और एक का नाम था संघमित्रा। इन्होंने युद्ध विजय के स्थान पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार पर ध्यान दिया और युद्ध विजय की जगह इन्होंने भी, महेंद्र और संघमित्रा ने भी जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो अशोक के बारे में, बिंदुसार के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं प्राचीन भारत के वन व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। यानी कि प्राचीन भारत का जो वन व्यवस्था है फटाफट थोड़ा सा देख लेते हैं 30 नंबर तक। फिर जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे पार्ट 3 जो करेंगे हम लोग, पार्ट 3 में हम लोग मगध साम्राज्य पर टिप्पणी इसको लिखेंगे। ठीक है, इसलिए जितना भी वीडियो है इनको शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा, तब हम लोग वो भी बनाने में मजा आएगा। हम लोग तो वैसे आपको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे पढ़ाने का। आप लोग सिर्फ पीडीएफ ले लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं अभी, जैसे हम इसको पढ़ा देंगे, फिर ये पीडीएफ व्हाट्सएप में दिया हुआ है, फिर जब आप वहां जाइएगा उसको पढ़िएगा तो इस तरीके से क्या होगा, आपको तुरंत याद हो जाएगा, तुरंत कहानी दिमाग में बैठ जाएगा और क्वेश्चन जैसे ही आपके एग्जाम में आएगा तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसलिए पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत जरूरी है आप लोगों। और सारा पीडीएफ आपको सिर्फ 249 में सब कुछ दे रहा है, ठीक है ना। देखिए प्राचीन भारत की वन व्यवस्था पर प्रकाश डाले। देखिए प्राचीन भारत में वन व्यवस्था को कई भागों में बांटा गया था। कहा जाता है कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से, जबकि क्षत्रिय का जन्म भुजाओं से, शूद्र का जन्म पैरों से हुआ है। समझ रहे हैं, यानी कि प्राचीन भारत की वन व्यवस्था में कई भागों में बांटा गया। ब्राह्मण का जन्म कहां से, मुंह से हुआ है, जबकि क्षेत्रीय नहीं, आपका क्षत्रिय, क्षत्रिय आपको बताए थे हम, क्षत्रिय मतलब युद्ध करने वाला, ब्राह्मण मतलब जो शिक्षा देता है, जैसे पंडित वगैरह बनता है, और क्षत्रिय क्या होता है, सुरक्षा करने वाला, यानी कि लोगों को बचाने वाला। ठीक है, तो ब्राह्मण का जन्म कहां से हुआ, मुंह से हुआ है। क्षत्रिय का जन्म कहां से हुआ, बाजुओं से हुआ, बाजू ताकत, यानी कि एकदम युद्ध। ठीक, उनके बाद जो शूद्र है उनका जन्म हुआ पैरों से, और ये जो शूद्र है वो क्या करता है, वो क्षत्रिय का, ब्राह्मण का और वैश्य का, ये तीनों का सेवा करता है। इसलिए शूद्र का जन्म कहां से बोलता है, पैरों से, याद रहेगा। ब्राह्मण का जन्म मुंह से, क्षत्रिय का जन्म बाजुओं से और शूद्र का जन्म पैरों से। तो शूद्र बेचारा जो है सबसे उसको नीचे रखा गया है, वो जो है इन लोगों का सेवा करता है, किसका, क्षत्रिय का और ब्राह्मण का, ऐसा लिखा हुआ है। इस प्रकार की वन व्यवस्था प्राचीन काल में प्रचलित थी। ये बहुत पहले था, अभी तो खत्म हो गया है, अभी तो सब समान सब बराबर हो गया है ना। प्राचीन काल में हिंदू धर्म में ये सारा सिस्टम था, लेकिन वैदिक काल आते आते वन व्यवस्था जन्म के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर होने लगा। इस प्रकार वन व्यवस्था प्राचीन भारत में था। ठीक, फिर धीरे धीरे आते आते वो जो है जन्म के नाम पर नहीं, अब कर्म जो करेगा वही पाएगा, कुछ इस प्रकार हो गया। अगला प्रश्न है महाजनपद से आप क्या समझते हैं। महाजनपद बेसिकली एक राज्य को कहा जाता है सिंपली। मगध महाजनपद सबसे ज्यादा विकसित था 16 महाजनपद में। लिख दीजिएगा ये 2-3 लाइन को, है ना। देखिए उत्तर वैदिक काल में जिस क्षेत्रीय राज्यों के उदय की प्रक्रिया आरंभ हुई थी वह 6ठी सदी ईसा पूर्व तक आते आते बड़े राज्यों में बदल गई। इन्हीं प्रभुता संपन्न राज्य को महाजनपद कहा गया। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद थे, ठीक है ना। तो महाजनपद के बारे में समझ में आ गया। अब आगे हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो पार्ट 3 आपका होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी 7 बजे क्लास हो, उस क्लास में भी आपको जुड़ना है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। जितना आपको पढ़ा है अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो बहुत जबरदस्त लाजवाब आपके जो नंबर है बहुत ज्यादा आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, ऐसी पढ़ाई करते रहिए डियर, आपका जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतर आएगा, ऐसे मेरी कामना है। और आप लोग भी मेहनत करिए, दिन दुगुनी रात चौगुनी मेहनत करके अपने माँ बाप का और पूरे परिवार का नाम रोशन कीजिए। और वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।